थी। कल मैंने आपको दो सवाल दिए थे, ऐसे ही है मुकर के नाल ही है। संडे को आपकी टिकट भी है तो हजे भी मुकरन दे हैं। आपको देखिए, आप कहते सर मैंने चार सवाल किए हैं। अच्छा जी, कौन कौन से सवाल दिए थे मैंने आपको? स्काई, स्काई किधर गया? स्काई इलेक्ट्रॉनिक्स, ये स्प्रिंग 18 में सवाल आया था। ये तो होना चाहिए था वैसे। हो गया था कि नहीं हुआ था? चलो जी, कर लेते हैं। तो वैसे प्रोविजन फॉर बैड डेट्स तो ज्यादा ही है ना, मतलब पीआरसी करने के बावजूद। मैडम आपने क्यों नहीं पढ़ाया प्रोविजन फॉर बैड डेट्स? हैं? होगा, मतलब ट्राई भी नहीं किया? मुझे खुद भूल गया होगा। हैं? क्या क्या हालात हैं कसम से इस कौम के। अच्छा जी, सवाल पढ़ते हैं बच्चों। वाइल रिव्यूइंग द ड्राफ्ट है। मुबादला किधर गया? चले गए? हाँ जी। नहीं, तो किन्नू बुलाते हैं? तो होर है। वैसे आपके पास ये सवाल है कि नहीं है? कौन सा वाला? स्काई इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है ना? नहीं। हम्म। तो बहुत उत्ते नहीं चला गया। तो मार गोली, ठीक है ठीक है, वो ना छेड़ना कि बंद ही ना हो जाए फिर। अच्छा जी, वो कहता जी, while reviewing the draft financial statement of Sky Electronics for the year ending 31 दिसंबर 2017, फॉलोइंग एरर्स हैव बीन आइडेंटिफाइड। अच्छा, ये बच्चों ये गौर से देख लो, वो कहता है ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब स्टेटमेंट बन चुकी है, मतलब प्रॉफिट लॉस बन चुका है और बैलेंस शीट भी बन चुकी है। ये नहीं कि ट्रायल बैलेंस है, ट्रायल बैलेंस के आगे का स्टेज आ चुकी है। अब पहला पॉइंट ये है जी, नंबर वन, कंप्यूटर कॉस्टिंग 2,40,000 परचेज ऑन यकम सितंबर 17। पहले हम नया साल अपना साल देखना, साल कौन सा है? हमारा भी 17 वाला ही साल है। तो इसका मतलब है फिर इसी साल में परचेज हुआ है कंप्यूटर। पिछले साल परचेज नहीं हुआ, इस साल परचेज हुआ है। फॉर ऑफिस यूज वर डेबिटेड टू परचेजेज अकाउंट, ये है एरर ऑफ प्रिंसिपल।
अच्छा जी, ये कौन सा है जी? एरर ऑफ प्रिंसिपल। मैंने आपको पढ़ाया था, अगर आपको याद हो, कि अगर आपने कोई चीज एसेट के तौर पे रिकॉर्ड करनी थी, आप उसको परचेज में ले जाएं, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाएं, या कुछ चीज प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जानी थी जैसे रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, और आप उसको गलती से उठा के एसेट में ले जाएं, तो ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है। ठीक है जी। कहते कंप्यूटर परचेज किए थे 240 के, और वो परचेज में चले गए। अब परचेज में चले गए तो अब क्या करें? क्या एंट्री पास करेंगे जी? कंप्यूटर डेबिट। कितने से जी? 2,40,000 से। ये बात सबको समझ लग गई? अच्छा, इसमें आपने हमेशा याद रखना है, चाहे आपको एक बताए चाहे ना बताए, कि जब भी आप यह एंट्री करेंगे ना, साथ डेप्रिसिएशन की एंट्री भी होगी। क्यों? क्योंकि जो चीज़ कंप्यूटर के अकाउंट में गई ही नहीं, वो डेप्रिशिएट भी नहीं हुई। तो उसने तो नहीं बताया कि डेप्रिसिएशन गलत चार्ज हुई है या हुई नहीं। ये आपको पता होना चाहिए कि ये कॉमन सेंस है कि डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज हुई होगी, क्योंकि वो कंप्यूटर में चीज़ गई नहीं। अच्छा, इशारा आपको कैसे मिलेगा कि वो आपको डेप्रिसिएशन का रेट दे देगा सवाल में, कि एस ई डेप्रिशिएट्स कंप्यूटर एट 20% पर एनम यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड। तो 240 का करें, 240 इंटू का करेंगे 20%, इंटू का करेंगे 4/12 करेंगे। आंसर क्या आएगा? इसी की एंट्री पास करेंगे जी। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 16,000 से। यहाँ तक की बात सुन लगी? ये पहला पॉइंट आपका हो गया। अब अगला पॉइंट, फर्नीचर कॉस्टिंग 12 लाख एंड हैविंग ए बुक वैल्यू ऑफ 6,70,000 एज ऑन 31 दिसंबर 2017 had already been sold on 1 नवंबर 2017। The proceeds of 7 लाख were credited to sales एस ई डेप्रिशिएट फर्नीचर 10% पर एनम यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड। अब यहाँ पे तीन काम करने हैं बच्चों। एक ये है रेक्टिफिकेशन एंट्री, एक ये है रॉन्ग एंट्री, एक है करेक्ट एंट्री। समझ लगी जी बात की? नहीं समझ लगी? तो बच्चों, आपने तीन एंट्रियां पास करनी है, तो आपको जाके समझ आनी है अब कि हो क्या रहा है। अदरवाइज ये चीज समझ नहीं आनी। अच्छा जी, अब पहली एंट्री तो समझ आ गई ना सबको? अब दूसरी एंट्री में सबसे पहले देखेंगे उसने चवल क्या मारी है। पढ़े जरा, सिर्फ आपने उसकी चवल ढूंढनी है, उसने चवल क्या मारी। मतलब वो जो एंट्री के नीचे लिखते हैं ना डिस्क्रिप्शन, कि क्या हुआ, वो कहता वो नहीं चाहिए। फर्नीचर कॉस्टिंग 12 लाख हैविंग बुक वैल्यू ऑफ 6,70,000 31 नवंबर 2017 हैड ऑलरेडी बीन सोल्ड, बेच दिया। द प्रोसीड ऑफ 7 लाख वर क्रेडिटेड टू सेल्स। वो कहता है हमने पकड़े पैसे। हमने क्या किया?
हमने कैश पकड़ा होगा, कैश को किया डेबिट और सेल्स को कर दिया क्रेडिट, ये उसने चवल मार दी। उसकी चवल सामने रखनी है ताकि आपको समझ लगे हुआ क्या है। ठीक है जी। एस ई डेप्रिशिएट फर्नीचर 10% पर एनम यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड। अब यहाँ पे एक और चीज आपने जेन में रखनी है, चूंकि उसने सेल को क्रेडिट किया, हकीकत में उसने फर्नीचर को डिस्पोज किया ही नहीं। तो जब उसने फर्नीचर को डिस्पोज ऑफ नहीं किया तो डिप्रिसिएशन भी चार्ज हो गई होगी, ऑटोमेटिकली होगी क्योंकि फर्नीचर अकाउंट में से वो फर्नीचर निकला ही नहीं। यहाँ तक की बात समझ लगी। तो डिप्रिसिएशन भी आपकी गलत है। कैसे पता लगा डिप्रिसिएशन चार्ज हो गई होगी? क्योंकि फर्नीचर में बन के बैठी हुई है, तो फर्नीचर में बन ही नहीं सकती जब तक डिप्रिसिएशन चार्ज ना हुई होती। अगर तो होता ना ट्रायल बैलेंस बना हुआ है, आगे कुछ नहीं हुआ, तो फिर हम अज्यूम करते हैं डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं हुई होगी, क्योंकि ट्रायल बैलेंस के बाद नॉर्मली डिप्रिसिएशन चार्ज होती है। पर ये तो कह रहा फाइनेंशियल में बन चुकी है, इसका मतलब डिप्रिसिएशन चार्ज हो चुकी है। अब सही हुई है गलत हुई है उनका मसला है, लेकिन हो चुकी है। अच्छा, अब बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है, डिस्पोजल की एंट्री हो रही। डिस्पोजल मैंने आपको शुरू शुरू में पढ़ाया था, जब FAR 1 का पहला लेक्चर था ना, मैंने आपको डिस्पोजल सिखाया था। तो आपने डिस्पोजल की एंट्री पास करनी है, जो शुरू शुरू में आपको सिखाई गई थी। वो एक सिंगल एंट्री सिखाई गई थी, फिर उसके 3 टोटे किए गए थे, याद है कुछ कुछ? तो यहाँ पे वो सिंगल एंट्री पास करनी है। फर्नीचर था 12 लाख का, बुक वैल्यू थी 670 की। लेकिन बुक वैल्यू किस तरीके की थी? 31 दिसंबर 2017 को थी। लेकिन हमने 31 दिसंबर 2017 को तो नहीं बेचा था, हमने यकम नवंबर 2017 को बेचा था। तो इसका मतलब है ये WDV गलत है, 2 महीने डिप्रिसिएशन ज्यादा चार्ज होगी। इसका मतलब ये हुआ कि जिस दिन हमने फर्नीचर बेचा था उस दिन बुक वैल्यू 670 से ज्यादा होगी। द प्रोसीड ऑफ 7 लाख वर क्रेडिटेड टू सेल्स। अच्छा, होना क्या चाहिए था? जो सही एंट्री होनी चाहिए थी वो ये होनी चाहिए थी, कैश डेबिट 7 लाख से, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट पता नहीं कितने से, गेन या लॉस डेबिट या क्रेडिट, और फर्नीचर क्रेडिट 12 लाख से। ये एंट्री होनी चाहिए। अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितने से डेबिट करनी है ये हमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि उससे पता चलेगा गेन हुआ है या लॉस हुआ है। ठीक हो गया जी। अब रेट क्या है जी? 10% पर एनम यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड। इसका मतलब है 12 लाख के ऊपर रेट लगता होगा। 12 लाख इंटू 10%, इससे आती होगी साल की डेप्रिसिएशन। ठीक हो गया। अच्छा, इंटू क्या करेंगे जी? 2/12 करेंगे तो 2 महीनों की डेप्रिसिएशन आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 20,000, ऐसी है। इसका मतलब है WDV यकम नवंबर वाले दिन 6,90,000 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 690 होनी चाहिए। तो अगर 690 होनी चाहिए तो फिर आप एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालेंगे? 12 लाख में से उसको माइनस कर लें। क्या आंसर आता है? 5 10 आता है। अब टोटल करके देखें, प्रॉफिट आता है कि लॉस आता है? 10,000 का। नहीं, बाय डिफॉल्ट देखिए ना, बाय डिफॉल्ट होता यही है कि हमने बाय डिफॉल्ट स्टैंडर्ड को फॉलो किया होगा, तो हमने डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाया होगा। ये तो उस वक्त है ना जब वो खुद कहे कि भाई हमने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को मेंटेन नहीं करते। बाय डिफॉल्ट तो हमने बनाया होगा ना। ठीक हो गया जी। यहाँ तक की बात समझ लगी। ये है रॉन्ग एंट्री, ये है करेक्ट एंट्री। इन दोनों को सामने रख के अब आपने रेक्टिफाइंग एंट्री ढूंढनी है। क्या कैश डेबिट करना था? उसने किया है, तो कैश में कोई पंगा नहीं है। पंगा फिर किस में है? सेल्स में। सेल्स को उसने किया क्रेडिट। अब क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। कितने से? 7 लाख से। और किस में पंगा है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन उसको उसने डेबिट नहीं किया होगा, हम करेंगे कितने से? 5,10,000 से। फिर गेन को उसने क्रेडिट नहीं किया होगा, वो हम करेंगे कितने से? 10,000 से। फिर फर्नीचर को क्रेडिट नहीं किया होगा, वो हम करेंगे कितने से? 12 लाख से। तो बच्चों आपने देख लें,
कि ये एंट्री आपको उस वक्त तक समझ नहीं आ सकती जब तक आप रॉन्ग एंट्री और करेक्ट एंट्री पास ना कर लें। ये एंट्री समझ आ गई सबको? अब यहाँ पे एक साथ एक और बात भी याद रखनी है जो उसने बताई नहीं है, लेकिन आपने बहरहाल याद रखनी है। वो क्या है कि उसने गलती से डेप्रिसिएशन की एंट्री भी पास की होगी, साल गुजर गया होगा, उसने डेप्रिसिएशन की एंट्री पास की होगी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। हमारे मुताबिक डेप्रिसिएशन की एंट्री होनी चाहिए थी नवंबर तक। जी, नवंबर तक। कब तक होनी चाहिए थी? नवंबर। या कम नवंबर पे जो है वो स्टॉप हो जानी चाहिए थी। उसने चूंकि एसेट निकाला ही नहीं, उसने तो पूरे 12 महीनों की डिप्रेशन चार्ज की होगी, तभी तो WD आई है 670। तो उसने 20,000 की एंट्री पास की होगी क्या, डेप्रेशन एक्सपेंस डेबिट और अक्यूमुलेटेड डेप्रेशन क्रेडिट। अब इसको भी ठीक करना है हमने, इसको रिवर्स कर देंगे, इसको भी ठीक करना है। इसको क्या करना है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट कितने से, 20,000 से। सॉरी, उल्टा करना, accumulated depreciation डेबिट और depreciation expense क्रेडिट। दूसरा पॉइंट समझ आ गया? अब हम करने लगे तीसरा पॉइंट। अच्छा जी, पॉइंट नंबर 3। ऑन 1 अप्रैल 2017 एस ई रेंटेड आउट वन ऑफ इट्स प्रेमिसेस एट एन एनुअल रेंट ऑफ 9 लाख रुपए, पेएबल इन एडवांस, द रेंट रिसीव्ड वाज क्रेडिट टू इनकम। दोबारा पढ़ लें। 1 अप्रैल 2017 को क्या हुआ, एस ई कौन है, स्काई इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी कि हम रेंटेड आउट वन ऑफ इट्स प्रेमिसेस एट एन एनुअल रेंट ऑफ 9 लाख रुपए, पेएबल इन एडवांस, पहले दिन ही पैसे पकड़ लिए। द रेंट रिसीव्ड वाज क्रेडिटेड टू इनकम। अब वो कहता है हुआ क्या, बेसिकली हुआ ये है कि उसने कैश पकड़ा होगा। कितना, कब पकड़ा होगा, 9 लाख। तो कैश डेबिट कर दिया होगा और इनकम, रेंट इनकम को क्रेडिट कर दिया होगा। ये उसने कर दिया है। क्या ये होना चाहिए था? नहीं सर, कैश तो डेबिट होना चाहिए था, ठीक है, लेकिन कितने महीने की इनकम बनती है? ये कम अप्रैल से लेके 31 दिसंबर तक कितने महीने बनते हैं? तो 9 लाख को डिवाइड करेंगे 12 पे, मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, 6,75,000। रेंट इनकम 6,75,000 से क्रेडिट होनी चाहिए थी, और एडवांस रेंट कितने से, 2,25 से रिकॉर्ड होना चाहिए था। अब कैश डेबिट होना चाहिए था, कैश डेबिट हुआ पड़ा है, उसमें तो कोई मसला नहीं है। रेंट इनकम क्रेडिट होनी चाहिए थी 6,75 से, उसने कितने से कर दी, 9 लाख से। उसने रेंट इनकम ज्यादा रिकॉर्ड कर दी। तो अब रेंट इनकम को क्या कर देंगे, कितने से, 2,25, और तो लगी जी बात। नहीं समझ लगी। तीसरा पॉइंट समझ आ गया सबको? चौथा पॉइंट, ट्रेड रिसीवेबल इंक्लूड ए बैलेंस ऑफ 1,80,000 विच इज इररिकवरेबल बट हैज नॉट बीन रिटर्न ऑफ
मतलब ये बैड डेट्स होने चाहिए थे, रिकॉर्ड नहीं किए, कोई मसला नहीं, अब कर लेते हैं। क्या एंट्री पास करेंगे जी? बैड डेट्स डेबिट, डेटर्स क्रेडिट, 1,80,000। इसमें तो कोई मसला नहीं होना चाहिए। अच्छा जी। फर्दर रिकवरी ऑफ 96,000 अगेंस्ट रिसीबल रिटर्न ऑफ इन प्रायर ईयर वाज क्रेडिटेड टू ट्रेड रिसीबल, ये उसने चवल मारी। अगर आपने पिछले सालों में कोई बैड डेट्स राइट ऑफ कर दिया था और इस साल वो पैसे दे रहा है, तो आप कैश को तो डेबिट करेंगे, लेकिन आप डेटर को क्रेडिट नहीं करेंगे। नहीं, बात समझ लगी। अब बोलो तो सही। उसने क्या किया, पहले उसको समझते हैं। उसने पहली बात तो ये एंट्री कोई नहीं की, ये वाली एंट्री कोई नहीं की। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। अ, दूसरी जो एंट्री उसने की वो ये की कि कैश पकड़ लिया उसने, कितना? 96,000। उसने कैश को किया डेबिट और डेटर को कर दिया क्रेडिट। ऐसे ही जैसे 96,000 रुपया डेटर से लेना था, ले लिया। हालांकि एंट्री होनी चाहिए थी कैश डेबिट और बैड डेट्स क्रेडिट। अब क्या करें? अब क्या करें? कैश तो डेबिट करना था, उसने कर दिया, वो तो ठीक है। अब डेटर्स को डेबिट करेंगे, कितने से? और बैड डेट्स को क्रेडिट करते हैं। यहाँ तक की बात में लगी जी? अच्छा जी। अब अगला पॉइंट, एज पर एस इज पॉलिसी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल रिसीवेबल हैज ऑलरेडी बीन मेड एट 5% ऑन ईयर एंड बैलेंस। अब सीधी सी बात है, आपका डेटर का बैलेंस ही गलत है। आपके डेटर का बैलेंस गलत है, तो जब गलत है तो प्रोविजन भी गलत है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो अब उसने डेटर का बैलेंस हमें बताया नहीं, तो जितनी अमाउंट से ये बैलेंस गलत है उतनी अमाउंट की प्रोविजन गलत है। जी सर। सादे अल्फाज में, 1,80,000 से आपके डेटर माइनस होने चाहिए और 96,000 से आपके डेटर प्लस होने चाहिए। तो नेट अमाउंट कितनी बनती है? 84,000। 84,000 से डेटर कम होने चाहिए। अगर 84,000 से डेटर कम होने चाहिए, इसका मतलब है प्रोविजन कम होनी चाहिए। नहीं समझ आ रही जी सर? अच्छा, तो 84,000 नेट इम्पैक्ट है डेटर का, उसका लेंगे 5%, 4,200। अब प्रोविजन उसने ज्यादा चार्ज कर दी है, हमारे नजदीक डेटर कम है, तो प्रोविजन भी क्या होनी चाहिए? कम। और जब प्रोविजन को कम करेंगे तो प्रोविजन की एंट्री उल्टी हो जाएगी। वैसे प्रोविजन की एंट्री होती क्या है? क्या डेबिट करते हैं, क्या क्रेडिट करते हैं? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स डेबिट और डेटर्स। ड्राइंग डेबिट, डेटर्स डेबिट। ये हालात है इसका होंगे। डेटर डेबिट है, प्रोविजन या अलाउंस फॉर बैडर्स डेबिट। हाँ, तो उल्टा कर रहे हैं ना? ओशो, क्या आंसर आता है जी? 4,200। तो 4,200 से एंट्री उल्टी होगी। नहीं समझ आई? ओए होली बोल है, तेरी आवाज मेरे कन्ना जा रही है। कुड़ियां दी हरकतां ने तेरियां।
चंगा भला मुंडा सी, पूरे खानदान ने मिठाइयां वंडी ही मुंडा आया, तो मुंडा कुड़ियां दी हरकतां करदा है। क्या? बात करो कि फिर मैं कर सकता हूँ, तो तू बात ना कर। हैं? तेनों किसी ने रिक्वेस्ट की थी बात कर, प्लीज बोले, प्लीज मुंह खोले, क्या कह रहे हैं? हाँ जी। ए चेक ऑफ 91 वाज रिसीव्ड आफ्टर ए डिस्काउंट ऑफ 4% फ्रॉम कस्टमर। अब सोच समय कि मुझे आपने जवाब देना है। चेक मिला 91 का, कस्टमर ने 4% डिस्काउंट लेके हमें चेक दिया है, तो हमने कस्टमर से कितने पैसे लेने थे? 2 लाख। 2 लाख। 2 लाख। तो बच्चों इसका मतलब ये है, अब जरा ध्यान से समझनी बात। इसका मतलब ये हुआ कि एंट्री होनी चाहिए थी डिस्काउंट अलाउड डेबिट, बैंक डेबिट और डेटर क्रेडिट। ऐसी है। डेटर कितने से क्रेडिट होना चाहिए था? 2 लाख। 2 लाख से। डिस्काउंट अलाउड कितने से डेबिट होना चाहिए था? 8,000 से। और बैंक कितने से डेबिट होना चाहिए था? 1,92,000। ये करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी। समझ लगी? अब बोलो तो सही। अब उसने क्या चवल मारी, पढ़ो जरा। हाँ। अच्छा, सो समझ रहा, उसने डेबिट क्या किया? बैंक पर डिस्काउंट ही डेबिट किया, लेकिन अमाउंट ऊपर नीचे कर दी। उसने डेटर को तो क्रेडिट किया होगा 2 लाख से, लेकिन बैंक को डेबिट कर दिया उसने कितने से? 8,000 से। और डिस्काउंट अलाउड को डेबिट कर दिया उसने 1,92,000 से। नहीं समझ रहे? अब क्या करें? डिस्काउंट अलाउड ज्यादा से डेबिट हो गया, इसको क्रेडिट कर दें, और बैंक कम से डेबिट हुआ, इसको मुझे डेबिट कर दें। डिस्काउंट अलाउड कितने से? सर 1,84,000 से। हम्म। मेरे शेयर्स की यही होगी थी। यहाँ पे क्या लिखेंगे कि बैंक अकाउंट एंड डिस्काउंट अलाउड अकाउंट रेक्टिफाइड। ऊपर क्या लिखेंगे? प्रोविजन रिवर्स। ऊपर क्या लिखेंगे? बैड डेट्स रिटर्न ऑफ। जो हो रहा वही लिखेंगे। यही कह रहा था कि बैड डेट्स राइट ऑफ करने थे, उसने नहीं किए। तो नरेशन में क्या लिखेंगे? बैड डेट्स रिटर्न ऑफ। नीचे क्या लिखेंगे? बैड डेट्स रिकवर्ड, नाउ रेक्टिफाइड। क्योंकि उसने गलत रिकॉर्ड किए थे, हमने उसको क्या कर दिया? ठीक कर दिया। नीचे क्या लिख देंगे? प्रोविजन रिवर्स्ड। ये प्रोविजन रिवर्स हुई है क्योंकि उसने ज्यादा चार्ज करी थी, हम रिवर्स कर रहे हैं इस तरह की। तीसरी, अभी तीसरी बता रहा हूँ, प्रोविजन रिवर्स है। कौन सी? हाँ। रेंट इनकम क्या हुई है? रिवर्स। क्योंकि उसने रेंट इनकम ज्यादा रिकॉर्ड कर दी थी, हम क्या कर रहे हैं? कम कर रहे हैं। नहीं नहीं, बस 2-3 लफ्जों में। तो रही बात की, अगला सवाल कौन सा था? ऑटम 2018 में आया था। हम्म।
अभी समझ लेते हैं। ड्राफ्ट इनकम स्टेटमेंट ऑफ टिमोथी इंटरप्राइजेस फॉर द ईयर यानी 31 दिसंबर 2017 शोज ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 8,50,000 एंड नेट प्रॉफिट ऑफ 4,60,000। अब वो प्रॉफिट निकाल के बैठा हुआ है, मतलब प्रॉफिट लॉस बना के बैठा हुआ है, ट्रायल बैलेंस की स्टेज पे नहीं है, वो आगे गुजर चुका है। ड्यूरिंग द रिव्यू ऑफ द फाइनेंशियल फॉलोइंग एरर्स वर नोटिस्ड। ये सारे मसले मसाइल हैं। अच्छा, रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं। कंप्यूट द करेक्ट ग्रॉस प्रॉफिट एंड करेक्ट नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। 14 नंबर का सवाल है। अब यहाँ पे आपने एक लॉजिक याद रखनी है बच्चों, सोच समझ के जवाब देना। फर्ज करो मैं आपके सामने इनकम स्टेटमेंट बनाता हूँ। सेल रिकॉर्ड की मैंने 1 लाख की, कितने की रिकॉर्ड की? कॉस्ट ऑफ सेल मैंने रिकॉर्ड की 60,000 की। तो ग्रॉस प्रॉफिट मेरा कितना रहेगा? 40। फिर एक्सपेंसेस मैंने रिकॉर्ड किए 30,000 के, तो मेरा नेट प्रॉफिट कितना रहेगा? 10,000। ये सीधी सीधी बात समझ आती है। अब बच्चों सोच समझ के जवाब देना। अगर मुझे बाद में पता लगे कि मेरी सेल 1 लाख की नहीं थी, 1,05,000 की थी, तो क्या मेरा सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट गलत है? नेट भी गलत है। मेरा ग्रॉस प्रॉफिट भी गलत है, नेट प्रॉफिट भी गलत है। मेरा ग्रॉस प्रॉफिट हो जाना था 45 और नेट प्रॉफिट हो जाना था 15, अगर सेल में 15। यहाँ तक की बात सुनेगी। अच्छा, अगर मुझे पता लगे कि मेरी कॉस्ट ऑफ सेल 60 की नहीं 62 की होनी चाहिए थी, तो अब क्या मेरा सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट गलत है? ग्रॉस प्रॉफिट भी गलत है और नेट प्रॉफिट भी। तो जो इम्पैक्ट ग्रॉस प्रॉफिट पे आना है वो नेट प्रॉफिट पे भी आना। लेकिन अगर मुझे कल को पता लगे कि मेरी डेप्रिसिएशन जो रिकॉर्ड हुई है वो गलत हुई है, 30 की बजाय मेरा 34,000 डेप्रिसिएशन आनी चाहिए थी या 34,000 के खर्चे आने चाहिए, तो उसकी वजह से क्या मेरा ग्रॉस प्रॉफिट गलत है? नहीं, ग्रॉस प्रॉफिट गलत नहीं है, सिर्फ नेट प्रॉफिट गलत है। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों, जो मसला ग्रॉस प्रॉफिट में होना है वो नेट प्रॉफिट में होना ही होना है, लेकिन जो मसला नेट प्रॉफिट में होना है वो ग्रॉस प्रॉफिट में नहीं होना। क्या ये सिंपल सा कंसेप्ट समझ आ गया? जो मसला ऊपर है वो नीचे आना ही आना है, लेकिन जो मसला नीचे है वो ऊपर नहीं है। दादा अबू गलत है तो पापा में मसले होंगे, पापा में मसले होंगे तो हमारे अंदर मसले होंगे। लेकिन अगर हमने चर्च पीना शुरू कर दी है, इसका हरगिज मतलब यह नहीं है कि दादा अबू चर्ची थे। नहीं समझ लगी? अब बोला तो सही। दादा अबू हुक्का पीते थे तो अबू डेफिनेटली सिगरेट पीते होंगे, तो हम भी सिगरेट पी लेंगे, तो हमें कोई नहीं रोके टोके, ठीक है। लेकिन दादा अबू ने हुक्का नहीं पिया, अबू ने भी हुक्का नहीं पिया, ਅਸੀਂ सीधा चर्च से लग गए। तो कोई कहे जी वो चर्सी होए चर्सी होए, तो हम ये नहीं कहेंगे कि साढ़े खानदान का रिवाज है, ठीक है ना। ना ना ना, दादे ने कहना मैनू मुझे जलील करन दिया तू फड़ गया। तो अगर ऊपर मसला है तो नीचे तो मसला होगा, लेकिन अगर नीचे मसला है तो ऊपर वाले गाला ना पाओ, थोड़ी मेहरबानी। ये बेसिकली कंसेप्ट है बच्चे यहाँ पे। उसने आपको ग्रॉस प्रॉफिट दे दिया और नेट प्रॉफिट भी दे दिया। अच्छा, अब एक और चीज है यहाँ पे आपको जो मैं बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर पता चले कल को कि भाई आपका लैंड की वैल्यू 20,000 रिकॉर्ड नहीं होनी चाहिए थी, 25,000 रिकॉर्ड होनी चाहिए थी, तो 5,000 रुपये से आपकी लैंड की वैल्यू गलत है, तो कैसे ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट आएगा? कुछ भी इंपैक्ट नहीं आएगा। अगर आपको पता चल जाए कि लोन की वैल्यू 25,000 रिकॉर्ड हुई पड़ी है, हालांकि 26,000 रिकॉर्ड होनी चाहिए थी, तो ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट पे क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं आएगा। अब इसका मतलब यह है ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट पे इंपैक्ट आना ही उस चीज का है जो या तो इनकम होगी या एक्सपेंस हो। एसेट और लाइबिलिटी में कोई पंगा है, उससे ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट पे कोई असर नहीं आएगा। तो बच्चों, इन तमाम एडजस्टमेंट में जो आपको यहाँ पे दी गई हैं, आपने ये देखना है कि कौन सी एडजस्टमेंट है जिसमें एक्सपेंस या इनकम आ रही है। वो एडजस्टमेंट जिसमें एक्सपेंस इनकम नहीं है उससे ग्रॉस प्रॉफिट फैक्टर नहीं होना। यहाँ तक की बात में लगी थी। अब पहला पॉइंट बच्चों, एन इनवॉइस ऑफ 3700 वाज डेबिटेड टू परचेज बट द गुड्स वर रिसीव्ड आफ्टर ईयर एंड वर नॉट इंक्लूडेड इन द क्लोजिंग इन्वेंट्री। हाँ जी, वो कहता है एक चीज की पर्ची पहले आ गई हमारे पास, अभी चीजें रास्ते में थी, पर्ची पहले आ गई। जैसे आप कोई चीज बाय करते हैं तो साथ पर्ची भी मिलती है ना, इनवॉइस भी मिलती है। वो कहता है इनवॉइस हमारे पास पहले पहुंची, चीजें नहीं पहुंची। इनवॉइस चूंकि जैसे ही पहुंची हमने एंट्री पास कर ली, और अकाउंटेंट ऐसे ही करता है, जब इनवॉइस मिलती है एंट्री तभी पास करता है, वो गोदाम में नहीं जाके देखता कि कोई चीज आई है कि नहीं आई।
लॉजिकली अकाउंटेंट ने कोई गलती नहीं की। पॉइंट समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो एक बड़ी कंपनी में अगर आप बैठे हो तो गोदाम तो होगा वो किसी दूसरे शहर में, आप बैठे हुए हेड ऑफिस में, तो हेड ऑफिस में तो ये माल नहीं आना। हेड ऑफिस में माल है, पेप्सी कंपनी का हेड ऑफिस न्यूयॉर्क में, आलू यहाँ पे परचेज हो रहे हैं लाहौर में। तो ऐ थोड़ी कहने कि पहले आलू की ट्राली न्यूयॉर्क लैके आओ, असं पहले आलू चेक करांगे फिर पाकिस्तान जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। आलू परचेज होंगे पाकिस्तान में, लेकिन इनवॉइस की रिकॉर्डिंग कहाँ पे होगी? न्यूयॉर्क। हाँ जी, वेरी गुड। दर फिर मत तेरे ते पूरी जिंदगी लेस खांदा रहता, कभी वेख्या नहीं क्या कौन बनाता है? नहीं खाई। तेरे खानदान कोई भी नहीं खाता, तू कभी परचेज भी नहीं की। ये हराम समझ के तू ऐ छड़ी कि शायद या पैसे कोई नहीं सी है। हाँ, वो जो समझा वो तो मैं समझ ही लांगा, वेलिया ने खटुआ है। पता होना चाहिए। देखो कल को सिंपल सी बात है, आपका कल को फर्म में इंटरव्यू होना है, तो को सिर्फ यहाँ पूछ रहे हैं हम किस कंपनी के क्लाइंट करते हैं, तो ही तो बढ़ गए, तो फर्म तो पता ही नहीं। हाँ, उन्होंने कहा सिफारिश असं 16 बंदे रहने ने तो 100 बंदे की सिफारिश है, अभी तो सिफारिश ही फारा फारा कर रहे हैं, फिर की करोगे? पूछेंगे पूछेंगे, क्यों नहीं पूछेंगे? पूछेंगे बताओ पेप्सी की प्रोडक्ट्स कौन कौन सी हैं, तो उसी को पेप्सी। मैंने कहा भाईजान वो बुआ है, निकलो। ठीक है जी, देख के आऊंगा पेप्सी की प्रोडक्ट्स कौन कौन सी, देख के आऊंगा। मतलब तेनों वेबसाइट का नहीं पता? वेबसाइट ही देख के आऊंगा। हाँ, वेबसाइट ही देख के आऊंगा, पत्तों की में जाके हैं तेरा सत्यानाश। ठीक है, आप जब भी कहीं जाओ इंटरव्यू करने के लिए, आप जिस फील्ड में हो कम से कम आपको उस फील्ड का पता होना चाहिए। सुबह तो रह के शाम तक रीलां वेखते रहते हो, कम से कम यही वेख लो कि यार असं है जरा कल ਨੂੰ किसी कंपनी का जाके ऑडिट करना, कंपनी बेचती की है। वाह वाह वाह, टाइम का पता नहीं चलता। ये उम्र से ही पता नहीं चल रहा है भाईजान, 24 साल हो गई है, तो कैब से बड़े हुए हैं अजय तक। अगले 22 साल की उम्र क्वालीफाई कर गए, साढ़े वर्गा को पढ़ गए हैं। असी हैरान होंगे कि यार साढ़े को पढ़ गए। वो आए साढ़े को कह रहे सर आपने पछाना, मैं पछान तो मैं लिया कहना होर, मैं होर तुसी अजकल इतने टीएशिप करन आया मेरे को, कहता नहीं। मैं फिर कहना सर से क्वालीफाई हो गए, मैं ऐ नहीं हो सकता। क्या सर क्वालीफाई हो गए? मैं हैरानगी वाली गल है। अब उस लड़के को मैंने 2 साल पहले ईपीएस की असाइनमेंट दी थी कि यार ये ईपीएस के क्वेश्चन है वो टाइप करने और टाइप करके तुमने ऐड करने। मुझे इसी तरह याद है, तो वो वहां पे कंप्यूटर लैब में बैठ के ईपीएस के सवाल ऐड कर रहा था। तो 2 साल बाद आया मिठाई लेके कल परसों, और कहता सर हम क्वालीफाई करें। मैं थोड़ा सत्यानाश। उम्र कितनी है जी? 22 22 साल। 18 साल की उम्र में एफएससी, 20 साल की उम्र में कैफ, और 22 साल की उम्र में क्वालीफाई। तो तुम अपने हालात चेक करो। FAR1 थर्ड अटैम्प्ट, 1.5 साल FAR1, PRC 5 साल, हाँ कि 1.5 साल, 1 साल लामा। कल PRC 1 साल लाता पड़ गया। नहीं सर मैंने 3 महीने में क्वालीफाई की। तेरे को किसी ने पूछा हम ही अपने नंबर ठोकन दे तो एग्जाम थी। अच्छा जी, एन इनवॉइस ऑफ 3700 वाज डेबिटेड टू परचेजेस। तो भाईजान थोड़ी मेहरबानी, को गैरत खा लो, रीलां उत्ते थले करन नाल मजा तो बहुत आंदा है, लेकिन जिंदगी बढ़ जाती है। अच्छा जी, an invoice of 3700 was debited to purchase but the goods were received after year end and were not included in the closing inventory. TE uses periodic inventory method. Goods are sold at cost plus markup of 25%. Depreciation on office computer is provided at the rate of 25%. अच्छा, वो ये बात क्यों बता रहा है कि ये पीरियडिक मेथड फॉलो करते हैं? क्योंकि बच्चों पीरियडिक मेथड में जब आप चीजें बाई करते हैं ना तो परचेज को रिकॉर्ड करते हैं, याद है, परचेज डेबिट करते हैं। लेकिन अगर परपेचुअल मेथड होता तो आप परचेज अकाउंट को डेबिट नहीं करते, आप इन्वेंट्री अकाउंट को डेबिट करते हैं। ये बात पीआरसी में पड़ी है। तो इसलिए वो यहाँ पे बता रहा है कि भाईजान मेथड कौन सा फॉलो होता है, ताकि आप परचेज को डेबिट करें या इन्वेंट्री को डेबिट करें तो सोच समझ के करें। अब यहाँ पे उसने कहा पीरियडिक मेथड फॉलो होता है, तो डेफिनेटली इस बंदे ने जब इनवॉइस देखी होगी तो परचेज अकाउंट को डेबिट किया होगा। अब चीजें तो आई कोई नहीं,
चीजें आई नहीं, तो आप परचेज की एंट्री उल्टी कर लें। आपने परचेज की एंट्री क्या की होगी बोला? परचेज डेबिट, कैश और खोत्या पैसे तो दिए ही नहीं होंगे। चलो क्रेडिट कर दें। हाँ, परचेज डेबिट, क्रेडिटर क्रेडिट, वो एंट्री उल्टी कर लें। अब क्या एंट्री करें? क्रेडिट डेबिट, परचेज क्रेडिट। अब इससे एक और चीज सोचें, परचेज जब क्रेडिट होगी, कॉस्ट ऑफ सेल इफेक्ट होगी सर। अफेक्ट से क्या मुराद है? मतलब कॉस्ट ऑफ सेल्स कम हो जाएगी। कम हो जाएगी। कॉस्ट ऑफ सेल जब कम होगी जीपी बढ़ जाएगा, नेट तो प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ जाएगा। मतलब ग्रॉस प्रॉफिट की फिगर में ऐड करेंगे कितने पैसे? 3700। और जितने ग्रॉस प्रॉफिट में ऐड करेंगे उतने ही नेट प्रॉफिट में भी ऐड करेंगे। अच्छा, अब नेट प्रॉफिट में वन बाय वन ऐड कर लें या ग्रॉस प्रॉफिट का टोटल इफेक्ट निकाल के एक ही लाइन में ऐड कर लें, आपकी मर्जी। तो ग्रॉस प्रॉफिट में जो कुछ भी ऐड माइनस होना है ना, करके ना नेट अमाउंट से एक फिगर निकालें, वही नेट प्रॉफिट में एडजस्ट कर दें, या वन बाय वन जो जो करते जा रहे हैं साथ साथ करते जाए। यहां तक की बात से लगी बच्चों? तो अब यार जरा देखो, ये 3700 ग्रॉस प्रॉफिट में क्यों ऐड हो रहा है? से कॉस्ट ऑफ सेल्स कम हो जाएगी, क्योंकि परचेज कम होगी, परचेज कम होने से कॉस्ट ऑफ सेल कम। और यहां तक की बात से लगी है? अगला पॉइंट। अच्छा बच्चों, उसने एंट्रियां नहीं मांगी आपसे, क्या मांगी है? उसने एंट्री नहीं मांगी। एंट्री पास करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन टाइम जाया होगा, उसने मांगी नहीं है। ठीक है, हम एंट्री पास कर सकते हैं। क्या एंट्री पास करेंगे? पेएबल डेबिट, परचेज क्रेडिट। जो एंट्री की थी उल्टी कर दो। रेक्टिफाइंग एंट्रीज करें। हाँ। पॉइंट नंबर 2, ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड। ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड कहते हैं कैरेज इनवर्ड को। अमाउंटिंग टू 2000 वाज इंक्लूडेड इन ट्रांसपोर्टेशन आउटवर्ड। वो कहता है परचेज के ऊपर हमने ट्रांसपोर्टेशन बियर की, और वो हमने ऐसे समझा जैसे सेल्स के ऊपर की। अब परचेज के ऊपर जो ट्रांसपोर्टेशन खर्चा होता है ना, वो कॉस्ट ऑफ सेल में जाता है। कहाँ जाता है? कॉस्ट ऑफ सेल्स में। और जो सेल के ऊपर ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा होता है ना, वो सेलिंग एक्सपेंस के तौर पे जाता है ग्रॉस प्रॉफिट के नीचे। बात सुन लगी कि नहीं लगी? अब क्या आपका ग्रॉस प्रॉफिट गलत है? यस, गलत है। ग्रॉस प्रॉफिट में सोच समझ के जवाब देना। जब ग्रॉस प्रॉफिट में ये खर्चा रिकॉर्ड करेंगे 2000 का, तो ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ जाएगा कि कम हो जाएगा? कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट में 2000 माइनस होगा, ऐसी। तो जब ग्रॉस प्रॉफिट में माइनस होगा तो नेट प्रॉफिट में भी माइनस होगा। लेकिन नेट प्रॉफिट में तो ऑलरेडी रिकॉर्ड हुआ पड़ा है, तो फिर वहां पे प्लस भी हो, तो अल्टीमेटली नेट प्रॉफिट में कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। नहीं समझ आ रही? नहीं समझ आ रही? ठीक हो गया ना? देखो, एक खर्चा ऊपर रिकॉर्ड होना था, नीचे रिकॉर्ड हुआ पड़ा है, तो रिकॉर्ड तो होना था ना। तो नेट प्रॉफिट तो ठीक है, मसला ग्रॉस प्रॉफिट का। नहीं समझ आई? तो बच्चों, ग्रॉस प्रॉफिट में 2000 क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। और नेट प्रॉफिट में 2000 क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे ऑलरेडी माइनस हुआ पड़ा है। हजम शुद्ध। पॉइंट नंबर 2 क्लियर है? अब अगला पॉइंट, ए सब टोटल ऑफ क्लोजिंग स्टॉक शीट हैड बीन कैरिड फॉरवर्ड एज 21,830 इंस्टेड ऑफ 21,380। अच्छा जी, अंग्रेजी का मसला है। सही वैल्यू कौन सी है? 21,380 सही वैल्यू है। सही वैल्यू कौन सी है? 21,380। हमने कौन सी रिकॉर्ड की है? तो 830। हमने स्टॉक ज्यादा रिकॉर्ड कर लिया। हमने स्टॉक कितनी अमाउंट से ज्यादा रिकॉर्ड कर लिया? 450। अब तसल्ली से सोचो, स्टॉक ज्यादा रिकॉर्ड हो गया तो कॉस्ट ऑफ सेल? अगर ज्यादा हो गया तो कॉस्ट ऑफ सेल्स कम हो जाएगी। कॉस्ट ऑफ सेल कम हो जाएगी। कॉस्ट ऑफ सेल कम हो गई है तो ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ गया है। अब जब उसको ठीक करेंगे तो ये 450 ग्रॉस प्रॉफिट में प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे? तो प्लस करेंगे। पैगी मौत, पैगी मौत, पैगी मौत, पैगी मौत। तसल्ली से जवाब देना लॉजिकली।
तसल्ली से पढ़ लो, कोई मसला नहीं। कुछ हो गया है, अब क्या करेंगे। जो हो गया है पहले सोचो, जो करेंगे वो बाद में समझ आ जाएगा। सर ये माइनस करेंगे माइनस करेंगे, क्यों बोला। क्योंकि इससे कॉस्ट ऑफ सेल्स बढ़ जाएंगी और कॉस्ट प्रॉफिट कम हो जाएगा। हाँ जी, ठीक है जी। तो 450 को क्या करेंगे यहाँ पे, माइनस करेंगे। हजम शुद्ध। अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 4। ए रिसीट ऑफ 21,850 वाज क्रेडिटेड टू सेल। पैसे आए किसी बंदे से, तो हमने 21,850 रुपये पकड़ लिया, रिसीट का मतलब है पैसे आए, और हमने सेल को क्रेडिट कर दिया। द अमाउंट वाज रिसीव फ्रॉम ए डेटर एज फुल एंड फाइनल सेटलमेंट ऑफ एन आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ 23,000। वो कहता है वो जो पैसे आए थे ना, वो चीजें नहीं बेची थी हमने, वो जो पैसे आए थे वो डेटर से पैसे आए थे। मतलब सेल क्रेडिट नहीं होनी चाहिए थी, डेटर क्रेडिट होना चाहिए था। लेकिन क्या डेटर 21,850 से क्रेडिट होना चाहिए था? नहीं, 23 से। तो इसका मतलब बीच में कुछ और भी है। वो क्या है? डिस्काउंट अलाउड भी है। कितना है? 1150। पुराने जमानों में डिस्काउंट अलाउड को ग्रॉस प्रॉफिट के नीचे रिकॉर्ड किया करते थे, पुराने जमानों की बात है। नए जमानों में डिस्काउंट अलाउड सेल में से ही माइनस होता है। ये आपने पढ़ा हुआ है, पीआरसी में पढ़ा हुआ ना, मारिया ट्रेडर्स। नहीं याद आ रहा। ना 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 ना। ठीक है जी। डिस्काउंट अलाउड सेल में से माइनस होता है, डिस्काउंट रिसीव परचेज में से माइनस होता है। वाजी वाह। दादा चैप्टर नंबर 2 को 35-36 दफा पढ़ा था, इसलिए याद है। अच्छा जी, अब जरा 1 बाय 1 देखते हैं। 21,850 उसने सेल में क्रेडिट कर दिया है, क्या सेल में होना चाहिए था? नहीं। नहीं होना चाहिए था। तो अब क्या करें? रिवर्स। रिवर्स करने से क्या मुराद है? सेल की वैल्यू बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी? सेल की वैल्यू कम हो जाएगी। कम हो जाएगी। सेल की वैल्यू कम होने से क्या मुराद है? इसका मतलब है ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो बच्चों 21,850 से हम ग्रॉस प्रॉफिट को कम कर देंगे। ठीक हो गया। अगला पॉइंट, डिस्काउंट अलाउड कितना है? 1150। जब ये रिकॉर्ड करेंगे तो ये भी तो ग्रॉस प्रॉफिट से ऊपर रिकॉर्ड करेंगे सेल में। जी। इस 1150 से आपकी सेल ने बढ़ जाना है कि कम हो जाना है? हाँ। कम हो जाना है। तो जब सेल इससे भी कम हो जाएगी तो इसका मतलब है ग्रॉस प्रॉफिट कम हो जाएगा। क्या ये बात समझ आई? हजमन शुद्धमन। बाकी मसला रह गया डेटर का। तो डेटर तो बैलेंस शीट में पड़े हुए हैं। ये सब होते हैं। डेटर तो आपका एसेट है, एसेट के प्लस माइनस होने से आपके ग्रॉस प्रॉफिट में कोई फर्क नहीं आना, तो उसको नहीं देखना हमने। पॉइंट नंबर 5, गुड्स हैविंग सेल्स वैल्यू ऑफ 4500 वर यूज्ड फॉर ऑफिस रिपेयर्स। गुड्स जिनकी सेल्स वैल्यू थी 4500, वो रिपेयर के तौर पे इस्तेमाल हुई। नो एंट्री हैज बीन मेड इन द बुक्स। और वो कहता है कोई एंट्री पास हमने नहीं की। और गुड्स के ऊपर मार्कअप है 25%। जी। क्या इन गुड्स के ऊपर आप कॉस्ट वैल्यू निकाल सकते हैं इसकी? यस सर। कॉस्ट निकाल। 3600। हाँ जी, क्या आंसर आता है? 36 आता है। अच्छा, अब सोच समझ लॉग देना। रिपेयर में इस्तेमाल हो गई है बच्चों, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस को इफेक्ट करेंगे कि ग्रॉस प्रॉफिट को? नेट प्रॉफिट को करेंगे कि ग्रॉस प्रॉफिट को? नेट प्रॉफिट।
इसका ग्रॉस प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये 4500 से नहीं करनी चाहिए, कॉस्ट से करनी चाहिए, क्योंकि कोई बंदा अपने आप को चीजें नहीं बेच सकता प्रॉफिट में। नहीं बात समझ आ रही? अगर रिपेयर में चीजें इस्तेमाल हो गई हैं तो रिपेयर एक्सपेंस होता है। या ऐसे ये सादा अल्फाज में कि आप सीमेंट बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं? सीमेंट। और अपनी ही कंपनी में किसी दीवार के ऊपर कोई मसला नजर आया है, तो किसी दूसरी कंपनी का सीमेंट लेके आएंगे, अपनी ही कंपनी का सीमेंट इस्तेमाल करें। तो वो सीमेंट जो बेचने के लिए रखा था, वो सीमेंट उठा के आपने रिपेयर में इस्तेमाल कर लिया। ठीक हो गया जी? यहाँ तक की बात समझ लगी? लेकिन ये पड़ा कहाँ पे हुआ था? ये जो चीजें उठा के आपने इस्तेमाल की है, ये इन्वेंट्री में कहाँ पड़ा हुआ था? वो अकाउंटिंग के लिहाज से वो क्या चीज़ है? इन्वेंट्री इन्वेंट्री। इन्वेंट्री भी तो आपकी हिट हुई है। तो अगर आपकी इन्वेंट्री में मसला है, तो आपके कॉस्ट ऑफ सेल में मसला है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेल में क्लोजिंग स्टॉक होता है। तो क्लोजिंग स्टॉक में मसला है तो ग्रॉस प्रॉफिट में मसला है। तो तसल्ली से आपने सोचना है कि इस 3600 से ग्रॉस प्रॉफिट में क्या मसला है। 100 से में कम होगी, कॉस्ट ऑफ सेल्स ज्यादा होती है, ग्रॉस प्रॉफिट कम हो जाएगा। मैं सोचा उसने कहा है कि कोई एंट्री पास नहीं की, इसका मतलब है उसने इन्वेंट्री में से इन चीजों को कभी निकाला ही नहीं। नो एंट्री हैज बीन मेड इन द बुक्स। कोई एंट्री पास ही नहीं की। हाँ? क्या करेंगे? तो बोलो कि भाई, इन्वेंट्री कम होगी ना, फिर इसकी कॉस्ट ऑफ सेल ज्यादा हो जाएगी हाँ? और जीपी कम हो जाएगा, मतलब ये ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक क्या हो जाएगा? कम उससे क्या होगा? कॉस्ट ऑफ सेल्स बढ़ जाएगी, उससे क्या होगा? जीपी कम हो जाएगा। कितने से? तो 3600 से। पर ये तो बढ़ रहा है। Goods and services for 4500 but used for office repairs. No entry has been made in the books. सोचो तो सही से सोचो। देखो, आपने पढ़ा होगा पीआरसी में कि साल के एंड पे जो स्टॉक होता है ना, वो फिजिकली जाके मैयर होता है। जी सर। साल के एंड पे जो स्टॉक होता है वो फिजिकली जाके, ठीक है। तो फिजिकली जाके जब आपने माल देखा होगा तो उसमें ये तो नहीं पड़ी होंगी चीजें, क्योंकि ये तो इस्तेमाल हो चुकी है। तो फिजिकली जो स्टॉक पड़ा होगा वो आपने रिकॉर्ड करके अपनी किताबों में रिकॉर्ड कर लिया होगा, क्लोजिंग स्टॉक में रिकॉर्ड कर लिया होगा। इसका मतलब है वो जो क्लोजिंग स्टॉक है, वो जो आप रिकॉर्ड करके बैठे हुए हैं पीरियोडिक मेथड के हिसाब से, पीरियोडिक मेथड में फिजिकली जाके स्टॉक काउंट करते हैं। ठीक है, परपेचुअल सिस्टम में आप क्या करते हैं? कंप्यूटर की वैल्यू को रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन पीरियोडिक सिस्टम में आप फिजिकली जाके स्टॉक को देख रहे होते हैं। तो जब ये स्टॉक इस्तेमाल हो चुका है और आप 31 दिसंबर की रात को गए स्टॉक काउंट करने के लिए, तो उसमें तो ये नजर नहीं आया होगा। तो स्टॉक ऑलरेडी आपने कम जो काउंट किया होगा, वही आपने फिनिश गुड्स में रिकॉर्ड किया होगा। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो बेसिकली हुआ ये कि ये वो परचेजेज हैं जो कभी सेल नहीं हो सकी।
ये वो परचेजेज हैं जो कभी सेल नहीं हो सकी, क्योंकि आपकी परचेजेज आपकी ओवर स्टेटेड है। परचेजेज आपकी ओवर स्टेटेड है, क्योंकि परचेज आपने ऐसी रिकॉर्ड की है जो कभी सेल नहीं हो चुकी, जो आप इस्तेमाल कर चुके हैं। तो आपने परचेज को कम करना है। किसको कम करना है? परचेज को। अब इसकी मैं एग्जांपल आपको देता हूँ, जरा ध्यान से सुनना है। फर्ज करें बच्चों, आपने 10 यूनिट बाय किए 1000 रुपए वाले, तो आपकी परचेजेस कितने से बनती हैं? 10,000 से। आपने उसमें 6 यूनिट सेल कर दिए 1200 के हिसाब से, तो आपकी सेल कितनी बननी चाहिए? 7,200। ओपनिंग स्टॉक फर्ज करो कोई नहीं था, तो क्लोजिंग स्टॉक में कितने यूनिट पड़े होंगे? सेल है जी 7200, ओपनिंग स्टॉक कोई नहीं, परचेज कितने से की? 10,000 से। क्या ये बात समझ आ रही है? आपके पास इस वक्त कितने स्टॉक होने चाहिए, कितने यूनिट होने चाहिए? 4। लेकिन एक यूनिट यूज हो गया, रिपेयर्स के तौर पे यूज हो गया। तो जब आप फिजिकली गए होंगे गोदाम में, तो वहां पे कितने यूनिट पड़े होंगे? 3। तो आपने 3 यूनिट इंटू 1000 करके यहाँ पे सही क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दिया, क्योंकि फिजिकली जाके आपने देखा कि आपके पास यूनिट कितने हैं। तो यहां से आपकी कॉस्ट ऑफ सेल निकली 7,000 की। क्यों? जब 10 में से 3 माइनस करोगे तो आंसर क्या आएगा? 7,000। और 7200 में से जब 7,000 माइनस करोगे तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना रिकॉर्ड करोगे? 200। अब मसला क्लोजिंग स्टॉक में नहीं है, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक में तो 3 यूनिट थे, 3 यूनिट आपने रिकॉर्ड किए हुए। क्लोजिंग स्टॉक में तो 3 यूनिट ही पड़े हैं ना इस वक्त, तो 3 तो आपने रिकॉर्ड किए हुए। मसला किस में है? मसला परचेज में है। जब तक आप उस परचेज को ठीक नहीं करोगे तो ऐसे लगेगा कि आपकी कॉस्ट ऑफ सेल 7,000 है। 7,000 से मुराद ये है कि 7 यूनिट सेल की। 7,000 से क्या मुराद है? 7 यूनिट सेल की हैं, जबकि यूनिट हकीकत में कितने सेल किए हैं? 6। तो सेल 6 किए हैं, कॉस्ट ऑफ सेल 7 की आ रही है। हालांकि जितने यूनिट सेल किए हैं, कॉस्ट ऑफ सेल भी उतने यूनिट की होनी चाहिए। तो आपके क्लोजिंग स्टॉक में कोई फटा नहीं, आपकी परचेज में फटा। तो बेसिकली होना क्या चाहिए था कि यहाँ पे परचेज में से हम करेंगे कि 1,000 यूनिट, 1,000 रुपये का एक यूनिट हम इस्तेमाल कर चुके हैं, तो यहाँ पे परचेज 10,000 की नहीं आनी चाहिए थी, यहाँ पे परचेज 10 की थी। बिल्कुल ऐसी है। मैं कह रहा हूँ ना, परचेज बिल्कुल ठीक की है आपने, 10 की है। लेकिन कॉस्ट ऑफ सेल में कितनी आनी चाहिए थी? 9 की। 9 में से 3 माइनस करेंगे तो 6 यूनिट सेल हुए ना। बिल्कुल ट्रू एंड फेयर व्यू। कॉस्ट ऑफ सेल का उर्दू में तर्जुमा करो क्या है? बेचने का खर्चा। जो यूनिट बेचे हैं उनका कितना खर्चा है। तो बच्चों, जो यूनिट बेचे हैं वो 6 यूनिट बेचे हैं, तो यहाँ पे 7,000 नहीं आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 6,000 आना चाहिए। तो 6,000 लाने के लिए क्लोजिंग स्टॉक को ठीक करेंगे, जो ऑलरेडी ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक तो आपका ठीक है, उसमें 3 यूनिट होने चाहिए थे, 3 यूनिट है। क्लोजिंग स्टॉक में तो कोई पंगा नहीं है। अब आप कहें सर क्लोजिंग स्टॉक को ठीक करें, कैसे करें भाई? वो तो 3 यूनिट फिजिकली जाके देखें, अपनी आंखों से देखें पड़े हुए। क्लोजिंग स्टॉक में तो पंगा नहीं है। फिर हम करेंगे क्या कि जैसे आप चीजें बाय करते हैं तो एंट्री पास करते हैं, क्या एंट्री पास करते हैं? परचेज डेबिट और कैश क्रेडिट। उसमें से कुछ चीज आपको खुद इस्तेमाल कर लें, तो फिर आप उसकी एंट्री पास करेंगे रिपेयर एंड मेंटेनेंस डेबिट और परचेज क्रेडिट। रिपेयर एंड मेंटेनेंस डेबिट और परचेज क्रेडिट, ये एंट्री होनी चाहिए थी। और यही बात उसने यहाँ पे सवाल में लिखी है। कार थोड़ी लेके गया है, उन्हें कंपनी चलाए ने होते आ। अगर तो घर जाकर रिपेयर एंड मेंटेनेंस कर दे तो फिर आप कर दे की लिखा तेरे खास वास्ते। एक खास वास्ते ने यही लिखा सी कि तेरे वर्गे बंदे ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੀੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਡਰਾਇੰਗ ਵਾਲਾ। आई कि अपने हर कीड़ा मारा अल्हम्दुलिल्लाह। ऑफिस रिपेयर्स, कलर रिपेयर लिखा उन्हें तो कीड़ा जिंदा होना सी। अच्छा, नो एंट्री हैज बीन मेड इन द बुक्स, और कोई एंट्री पास भी नहीं हुई।
तो अब यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक को ठीक नहीं करेंगे, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक तो आपने फिजिकली जाके मैयर किया, उसमें जितने यूनिट पड़े हैं उतनी आपने रिकॉर्ड की। तो समय लगी बात है। तो यहाँ पे एंट्री होनी थी रिपेयर एंड मेंटेनेंस डेबिट और परचेज क्रेडिट। अब जरा सोचो, जब परचेज को क्रेडिट करेंगे तो कॉस्ट ऑफ सेल कम, ग्रॉस प्रॉफिट ज्यादा। ज्यादा आ जाएगा। अब समझ आइए ये 3600 क्यों ऐड हुआ है। जी। ठीक हो गया नहीं। अब अगला पॉइंट, कि ऑफिस रिपेयर जब रिकॉर्ड करेंगे, मतलब रिपेयर डेबिट और परचेज क्रेडिट करनी है ना, तो जब ऑफिस रिपेयर को रिकॉर्ड करेंगे तो आपका नेट प्रॉफिट क्या होगा, कम हो जाएगा। तो ऑफिस रिपेयर वो देखो 3600, वहां पे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। हजम शुद्ध। ये वाला पॉइंट समझ आ गया। हाँ जी। पॉइंट नंबर 6, परचेज ऑफ ऑफिस कंप्यूटर ऑन 1 अप्रैल 2017 अमाउंटिंग टू 42,000 वॉज एंटर्ड इन द परचेज अकाउंट। ये वही स्टोरी है जो पिछले सवाल में थी। कह रहे हैं जिसका क्या करना है, और डेप्रिसिएशन भी उसने बता दी है। एरर और प्रिंसिपल में आपको पता होती है हमेशा, डेप्रिसिएशन की एंट्री होगी, वो बताया या ना बताया। हाँ, देख सकते हैं। हाँ जी। हो गया। हो गया। क्या हुआ, क्या डेबिट करेंगे, क्या क्रेडिट करेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा कितने से, 42। 42,000 से। ठीक है जी, ग्रॉस प्रॉफिट 42,000 से बढ़ जाएगा। लेकिन डिप्रिसिएशन कितनी आएगी, 7875। 7875 से नेट प्रॉफिट आपका कम हो जाएगा। हजम शुद्ध। अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 7, एन आइटम ऑफ फर्नीचर वाज सोल्ड ऑन क्रेडिट फॉर 3,000। एक आइटम ऑफ फर्नीचर है जिसको हमने उधार पे बेचा है, एंड एंटर्ड इन द सेल्स बुक। मसला क्या है, क्या फर्नीचर बेच के हमने सेल रिकॉर्ड की है, क्या फर्नीचर बेच के सेल रिकॉर्ड होनी चाहिए थी, ये तो डिस्पोजल है। द बुक वैल्यू ऑफ दिस आइटम वाज 5,000। ये कितने का था, कितने का बेचा, 3 बार। तो ये तो लॉस ऑन डिस्पोजल आना चाहिए था। अब क्या इससे ग्रॉस प्रॉफिट हिट हुआ, जी सर। कैसे, सेल्स बढ़ गई है। जब आपने सेल रिकॉर्ड की तो ग्रॉस प्रॉफिट भी बढ़ गया। क्या ये सेल थी, नहीं। नहीं थी। तो सेल को कम करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट कम हो जाएगा। सेल को कितने से कम करेंगे, 3,000। 3,000 से, तो ग्रॉस प्रॉफिट 3,000 से कम हो जाएगी। क्लियर। अब इस एसेट को डिस्पोज ऑफ करने से नुकसान हुआ है, हौसला हौसला हौसला, कितना नुकसान हुआ है, 2,000। ये कहाँ रिकॉर्ड होगा, सेल में, नहीं सर। ग्रॉस प्रॉफिट में, नहीं। नेट प्रॉफिट में। आई, यही कहना चाह रही थी आप। हाँ, थोड़ा जब ब्रेक पे पैर रखा करो, चीज़ें हो जाएंगी। तो लॉस एंड डिस्पोजल नेट प्रॉफिट में रिकॉर्ड होगा। हजमन शुद्धमन। पॉइंट नंबर 8, परचेज रिटर्न अमाउंटिंग टू 6,700 हैज बिन रिकॉर्डेड एज सेल्स रिटर्न। इसी तरह की चवल कल भी पड़ी थी हमने, और वो चवल आज आप दोबारा मारेंगे। यही स्टोरी कल हमने पढ़ी, याद करो, पढ़ी। हाँ, लगेगा पता।
परचेज रिटर्न रिकॉर्ड होनी चाहिए थी, नहीं की, अब करेंगे। तो परचेज रिटर्न के रिकॉर्ड करने से ग्रॉस प्रॉफिट पे क्या इम्पैक्ट आएगा? डबल इम्पैक्ट आएगा। प्लस करें या माइनस करें? एक मिनट, एक मिनट। सर नहीं सर, नहीं नहीं सर, बस ओवरऑल ऐड करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट में। तो हमने सेल्स रिटर्न लिखी है ना, उसको भी तो रिवर्स करना है। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स को पूछ रहे हैं, अब वो तो डेफिनेटली हो जाएगी, कम हो जाएगी। परचेज रिटर्न से कॉस्ट ऑफ सेल कम हो जाएगी, कम हो जाएगी, और कॉस्ट ऑफ सेल के कम होने से ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ जाएगी। ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ जाएगा। अच्छा, अब सेल रिटर्न के बारे में। तो सेल रिटर्न से उसको हम अगर रेक्टिफाई करेंगे तो सेल्स बढ़ जाएगी है तो मतलब हमने सेल्स रिटर्न रिकॉर्ड की हाँ। है ना। सेल रिटर्न रिकॉर्ड किया, उसको करना नहीं चाहिए था। तो जब सेल रिटर्न को डिलीट मारेंगे तो सेल बढ़ जाएगी, सेल बढ़ जाएगी तो ग्रॉस प्रॉफिट से भी बढ़ जाएगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट 2 दफा बढ़ेगा। जी सर, 13,400। और याद है कल भी सस्पेंस अकाउंट डबल अमाउंट से, हाँ जी। तो 6,700 एक दफा और 6,700 फिर एक दफा। नहीं समझ आई? हाँ, आखिरी पॉइंट, हाँ तेरे पास से पॉइंट बनाया है क्या आपने? द ऑनर हैड विदड्रॉन गुड्स कॉस्टिंग 6,000 4,680। मैंने कहा ड्राइंग का बड़ा शौक है इस बंदे को, क्योंकि इन्हें अपना कारोबार खोला तो ये हर शायद चौके का हार ही लग जाएगा। नो एंट्री हैज बीन मेड इन द बुक्स, हाँ जी। हाँ तो ये भी वो पहले वाला पॉइंट है, वो परचेजेस कम करेंगे। हाँ जी, याद रखना ये परपेचुअल सिस्टम नहीं है। अगर परपेचुअल सिस्टम होता तो इन्वेंट्री क्रेडिट होनी थी, ये पीरियोडिक सिस्टम है, उसने बता दिया है। तो यहाँ पे इन्वेंट्री की जगह परचेज क्रेडिट होनी। अच्छा, जब परचेज क्रेडिट होगी तो उससे कॉस्ट ऑफ सेल कम हो जाएगा। कम हो जाएगी और ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ जाएगा 4,680 से। तो नेट इंपैक्ट ग्रॉस प्रॉफिट पे कितना आएगा? 38,930। जो इंपैक्ट ग्रॉस प्रॉफिट पे आएगा इन तमाम हरकतों का, एज इट इज ये वाला इंपैक्ट नेट प्रॉफिट में डाल देंगे। बजाय इसके 1/1 डालते, हमने सारे इंपैक्ट का नेट निकाला और वो नेट प्रॉफिट में डाल दिया। तरीका वारदा समझ आया? और जो मसले नेट प्रॉफिट पे आने थे वो हमने ज्यादा से रिकॉर्ड किए। अब बच्चों देखो, जब आपने 38,930 यहाँ पे लिखा, हाँ, जब 38,930 आपने यहाँ पे लिखा, तो बच्चों इसमें वो जो कैरेज इनवर्ड था वो माइनस हो गया। ये 2,000 जो माइनस है वो इसके अंदर इम्पैक्ट है कि नहीं है? यहाँ पे 2,000 माइनस हो गया और ऊपर हमने 2,000 क्या कर दिया? प्लस कर दिया, ताकि नेट इफेक्ट जीरो हो जाए। क्योंकि अल्टीमेटली उसके हिसाब से नेट प्रॉफिट बिल्कुल ठीक है। कैरेज इनवर्ड कैरेज ऑर्डर के तौर पर रिकॉर्ड हुए तो नेट प्रॉफिट में तो कोई मसला नहीं होना चाहिए। जब आप ये इंपैक्ट लिखेंगे ना 38,930, तो इसका मतलब है 2,000 माइनस कर रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर 2,000 माइनस हुआ पड़ा है। तो फिर ऊपर क्या करना पड़ेगा? 2,000 प्लस कर किया, ताकि वो इंपैक्ट आपस में क्या हो जाए? कैंसिल हो जाए। हजम आया टेस्ट बिरयानी का? वेरी गुड, हूं तू खोया ना? नहीं क्यों? मेरा क्या कसूर है? नहीं, अब तो होगी, ये तो होगा। कौन सा सवाल था ये? मजा आया कि नहीं आया? मैंने ख्याल आज पहली बार यार फेयरवन पढ़ना मजा आया। नहीं? ओह, पहले तो डड्डू पढ़ रहे थे 4 महीने में। मेंढक का निजामी निजाम, मेंढक का आंखों का निजाम, मेंढक का फेफड़े का निजाम, मेंढक का मैदे का निजाम, गुर्दे का निजाम, ये पढ़ रहे थे, है ना? आज पहली दफा अकाउंटिंग पढ़ी और पढ़ाई है सर ने, है ना? बस खत्म हो गया जी, रेक्टिफिकेशन है।
मुबारक शाह, मुबारक शाह। हैं? सबसे मुश्किल सवाल ये था जो मैंने आपको करवा दिया है। चलो, हौसला कर ले, हौसले। अच्छा जी। अब बच्चों, अब जरा देखते हैं लेटेस्ट टर्म का सवाल। हाँ हाँ। अब लेटेस्ट टर्म का सवाल देखते हैं, आपने मुझे बताना है कि सर ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यही है ना, मतलब लेटेस्ट टर्म का सवाल कर लेता मतलब क्या, ये कि समझ आ गई। सगाला वाला कर लिया था सवाल हमने। मुकर जाओ, मुकर जाओ, मुकर जाओ। राजशाही नहीं किया? किया हुआ है, इम्पेयरमेंट का टॉपिक है। नहीं, नहीं, बाय डिफॉल्ट नहीं। झूठी। हर्षा नहीं। रोटी खानी है। इतने नहीं कहना नहीं है, सोच समझ के कहना है। लावा। ये तो वो अख्तर लावा फील हो रहा है। लाहौर दा पावा। भाई क्या भी पता नहीं कैसे कैसे नाम सुनता है, मतलब लगता वो भी सुबह तो लेके शाम तक रीला भेजते हैं। लावा पूरा स्टोर्स, नाम चेक करो। एक हो गया, ताजुमा भी है। और ठीक है, हौसला कर ले, अभी 4 मिनट पड़े हैं, एक हो गया। Lavapura stores did not agree, and the shortage of 2,61,500 on the debit side was carried to suspense account. Subsequently, the following were identified. उसने खुद ही बता दिया है कि भाईजान इतना बैलेंस है, सस्पेंस में गया है, और क्या नेचर है उसकी, डेबिट साइड है। तो ठीक है जी, सस्पेंस अकाउंट में डेबिट साइड पे 2,61,500 लिख देंगे। आप बस जल्दी जल्दी ये पढ़ लें और मुझे बता दें कि ये बातें आपको समझ आ रही हैं कि नहीं आ रही, बस। 8 नंबर का सवाल। भाईजान तेरे नहीं करना है। तेरा सत्यानाश, तेन पता ही नहीं सवाल करके आया नहीं, आके नहीं। ये एंटीग्राम में बाकी खाली जरूर लगेगी। अब दूसरी पढ़ लो। IS-20, जब गवर्नमेंट ग्रांट मिलती है तो क्या रिकॉर्ड करते हैं? डेफर्ड ग्रांट, किसको डेबिट करते हैं, किसको क्रेडिट करते हैं? बैंक डेबिट, डेफर्ड ग्रांट, डेबिट ग्रांट क्रेडिट। इसने क्या चल मारी? रिटेन्ड एलिमेंट कटेगी इससे। तो ठीक, अब क्या करेंगे? इसको रिटेन्ड रिटेन डेबिट और डेबिट ग्रांट क्रेडिट, एज की मसला बाकी हो गया। है। सिंपल सा है। अच्छा, तो मेरी बात, जी, अब होना ये चाहिए था बच्चों। अब अगला पॉइंट सुने। ये आपको ग्रांट मिली है 2024 में, किस चीज के अगेंस्ट? उन नुकसानात के अगेंस्ट जो 2022 में हुए, पास्ट एक्सपेंसेस। तो जो पास्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो इमीडिएट इनकम के तौर पर उसकी ग्रांट को रिकॉर्ड करते हैं यार। जी, तो ये ग्रांट प्रॉफिट एंड लॉस में जानी है, कहाँ जानी है? प्रॉफिट एंड लॉस। तो हम उसकी एंट्री क्या पास कर लेंगे? बैंक डेबिट, डेबिट ग्रांट क्रेडिट। तो डेबिट ग्रांट डेबिट और ग्रांट इनकम क्रेडिट, सारी की सारी ग्रांट इनकम में चलेगी। ठीक है, कि 2022 के नुकसान के अगेंस्ट 2024 में पैसे हैं। ठीक है। और ठीक है, ये वाला घिसा पिटा पॉइंट है, वही प्लान वाला। ये सेल रिटर्न और परचेज रिटर्न वाला पॉइंट है, जैसे जो अभी किया और ये सेल तो ये बस में गलती है, डेटर में गलती। सेल को ठीक कर लेंगे, डेटर को ठीक कर लेंगे, बाकी डिफरेंस उसमें ले लेंगे सस्पेंस को। ठीक है जी। तो ये लेटेस्ट टर्म का सवाल है, हमने इससे मुश्किल सवाल किया। जी सर, ये तो आसान होता इसका मतलब है है। ये तो फिर बात है। तो फिर तो थे बैठा है। ये इम्पेरियलमेंट क्या होता है?
एम्बेजलमेंट क्या होता है? 2 नंबरी फ्रॉड, धोखा, चोरी। आटम 24 का सवाल समझ आ गया नहीं? अब स्प्रिंग 24 का भी देख लेते हैं। ओए हौसला कर ले, इसी का सवाल कर रहे हैं, सिर्फ देख रहे हैं। 8 नंबर का सवाल आया था। चलो चलो, एक तो इनू जरा प्यार है, मौली ਨੂੰ उठाना तो जाके करो। 1 2 3 4 5, जल्दी नहीं पढ़ के देखें। ठीक है 5 पॉइंट बस पढ़ के देख लें कहाँ। और ये पढ़ो क्या लिखा हुआ है। करेक्टिव ग्रॉस प्रोडक्ट इस तरह का सवाल अभी क्यों नहीं किया? जी लेकिन वो इससे ज्यादा लंबा था, ये तो छोटे छोटे 5 पॉइंट। परचेज रिटर्न वर रिकॉर्डेड एज सेल रिटर्न। अभी पॉइंट किया ये वाला सर अच्छा, इसमें 2 गलती प्रोसीड फ्रॉम डिस्पोजल, वही डिस्पोजल वाला पॉइंट आ गया। ट्रांसपोर्टेशन आउटवर्ड वाज रिकॉर्डेड एज ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड इनवर्ड, वही पॉइंट है। इम्पेयरमेंट वाला पॉइंट मजे का यहाँ पे, एक इम्पेयरमेंट वाला पॉइंट है और एक फ्री सैंपल। फ्री सैंपल आपने पीआरसी में पढ़ा था अगर आपको याद हो। फ्री सैंपल क्या होता है? चैरिटी एक्सपेंस के तौर पर रिकॉर्ड करते हैं या मार्केटिंग एक्सपेंस के तौर पर रिकॉर्ड करते इसमें हम ये सेल्स को ज्यादा कर लिए सेल्स को कम करेंगे हैं। हाँ, नहीं सिर्फ दिखाया जा रहा है कि आप कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। यानी सेल्स को हम कम करेंगे बट हैं 9,000 39,000 घर जाना है? ये 2 सवाल बताने हैं। आप तो इधर ही हैं, जल्दी कुछ की ऐसे आपका मैक्सिमम क्या आ जाएगा? ट्रैफिक डेंस बस आप तो आ सकती है, कोई टेंशन वाली बात। ठीक है, ठीक। स्प्रिंग 24 का सवाल और आटम 24 का सवाल अगर आपने घर जाके आज कर लिया तो इसका मतलब है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर तो गया। कल हम करेंगे कौन सा? जरा तेरे को नहीं होया, मुश्किल है। तेरे को जाने बड़े बड़े थे, ओ माय गॉड, जूम इन कितना होना तुम। ठीक है जी, चलो जी, बाकी कल करेंगे।